नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज से एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और वो चैप्टर है शिंदे सरकार का। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया क्योंकि अब तक तो देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे और अचानक से एकनाथ शिंदे का नाम दे दिया गया। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला लिया और इस कदम से बीजेपी ने एक साथ कई लक्ष्यों को साधने का काम किया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने से शिवसैनिक ही सीएम पद पर रहेगा, इसका संदेश महाराष्ट्र को जाएगा। दूसरा, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने उन शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को भी साधने की कोशिश की जो इस वक्त बगावत के बाद नाराज हो गए थे। इस कदम से बीजेपी ने फ्यूचर तैयारी भी कर ली है, यानी कि आगे बीजेपी इन्हीं विधायकों के साथ गठबंधन करके अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी और हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर सत्ता वापसी की कोशिश करेगी। यही नहीं, खुद का सीएम ना बनाकर बीजेपी ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि बागियों का साथ सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने को लेकर दिया गया है। आज चर्चा इसी पर। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे। ऐसे में नए महाराष्ट्र की इस नई तस्वीर पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन शिंदे को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का क्या है मकसद? किस मंशा के साथ, किस मकसद के साथ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया है? शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी को क्या लाभ पहुंचेगा, क्या फायदा पहुंचेगा? हिंदुत्व का एजेंडा बहाना, क्या 2024 पर निशाना? क्या यहां है असली फोकस? फडणवीस ने दिया बलिदान या फिर मिलेगी नई कमान? हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि आपको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने ये स्वीकार कर भी लिया है। फिलहाल ये ट्वीट उनका सामने आया है। बहुत सारे सवाल और भी अभी जो बने हुए हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपसे थोड़ी ही देर में शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर इंदुकांत जी आपके साथ। आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है? ये नए महाराष्ट्र की किस तरह की नई तस्वीर है, जरा समझाए। ये जो सियासी फिल्म हम इतने दिनों से देख रहे हैं, क्लाइमेक्स आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी, इसका क्लाइमेक्स तो तभी लगता है आएगा जब वास्तव में सरकार बन के काम करने लगेगी। क्योंकि वास्तव में सरकार बन के काम करने लगेगी,
क्योंकि जिस तरह से आज शाम को स्वयं संवाददाता सम्मेलन करके एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम पूरी तरह से सरकार का साथ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे एकनाथ शिंदे जी, और हम सरकार में स्वयं नहीं शामिल होंगे। हाँ। और उसके बाद एकाएक जिस तरह से नड्डा जी का अपना स्टेटमेंट आया और उसके बाद अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया, हाँ। उन लोगों ने बात किया देवेंद्र फडणवीस से, तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के मैं शायद कहना चाहता हूं कि इतनी स्वतंत्रता या स्वायत्तता अपने राज्य के नेतृत्व को दे रखी थी कि जो बड़ी पॉलिटिक्स है इसमें बड़े डिसीजंस भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बात सहसा पचती नहीं है, समझ में नहीं आएगी कि आखिरकार अगर देवेंद्र फडणवीस ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, इतना बड़ा फैसला कि 106 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा बाहर रह करके समर्थन देगी एकनाथ शिंदे को, तो जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जब 56 विधानसभा सदस्यों वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 2.5 साल के लिए सिर्फ मांगा था मुख्यमंत्री का पद, तब आपने क्यों नहीं दिया था? तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को सरकार से बाहर रहकर समर्थन देने की बात, और वो भी केंद्रीय नेतृत्व से बिना बात किए, अगर फडणवीस साहब ने कहा था तो ये राज्य के स्तर पे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ी सहायता देने की बात होगी। दूसरा, अगर ये लगा कि फडणवीस साहब ने ये अपने मन से अपनी इच्छा से ये बात कह दी है, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी बात नहीं तय की थी, इसीलिए ऐसा लगता है कि उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व एक्टिवेट हुआ और उन्होंने आग्रह किया फडणवीस से कि नहीं, आप भी सरकार में रहें। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप सबसे बड़े दल होने के बावजूद, 106 सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद आखिरकार मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं लेते हैं? इसमें देखिए दो बड़े संदेश भाजपा देने की कोशिश में है। एक बड़ा संदेश ये है कि देखिए, हम मुख्यमंत्री पद की लालसा से हमने उद्धव सरकार को बाहर सत्ता से नहीं किया है। दूसरा, शिवसेना को ही हमने सत्ता में रखा है, सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को सत्ता से बाहर किया है, क्योंकि वो सत्ता की लालसा में, सत्ता के लालच में उन्होंने अपने सभी सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी थी। जी शिल्पा जी। ठीक है, कौशिक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो खींचतान चल रही है? देवेंद्र फडणवीस पहले मानने को तैयार नहीं थे, जेपी नड्डा ने बकायदा पब्लिकली आकर कहा, अब ये अमित शाह का ट्वीट हमने देखा, कह रहे कि नहीं अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और बधाई भी दे दी है उन्होंने। दूसरी तरफ वो तैयार नहीं हो रहे, आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्योंकि बीजेपी में अमूमन ऐसे देखने को मिलता नहीं है, अंदर खाने में सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। यानी कि इस बार चोट काफी गहरी है। स्पष्ट तौर से मैं कहूं कि अभी मिशन महाराष्ट्र कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ चीजें आपको अगले दिनों में देखने को मिलेंगी। और बीजेपी ये चाहती है कि शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का प्रभुत्व हो। जहां राष्ट्रीय कार्य समिति की जो मीटिंग शिवसेना की हुई, उसमें शिंदे का जो गुट था, शिंदे जी के जो समर्थक थे, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति में न जाकर के संदेश तो दे दिया, लेकिन शिवसेना ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि मैं कल से शिवसेना भवन में बैठूंगा और फिर वही शिवसेना लौट के आएगी, मैं नहीं चाहता कि महाराष्ट्र की सड़कों पर शिवसैनिकों का खून बहे। हाँ। तो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये सीधा साधा संदेश था, और उसी के बाद ये बदलाव हुआ। कल की जो बातें हैं अब कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहनी भी पड़ेगी कि जहां जब ये तय हुआ कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री होंगे तो देवेंद्र जी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगा गया। अच्छा। और ये आश्वस्त किया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कि वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या उनको नॉमिनेट किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति इस समय रही, क्योंकि वो देवेंद्र जी को भी खुला नहीं बीजेपी छोड़ना चाहती। यदि वो सरकार में रहेंगे तो थोड़ा सा अनुभव भी उनको सरकार चलाने का है, और नेतृत्व की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे तो देवेंद्र जी की एक पहुंच भी है, एक धमक भी है बीजेपी के नेता के रूप में वहां। तो शिवसेना को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, इसकी एक रणनीति के तहत शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना और देवेंद्र जी की सारी चीजें कमान में न चली जाएं, ये भी राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता था कि कहीं ऐसा न हो कि प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर के सरकार से बाहर से हम समर्थन देते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, बहुत सारी चीजें देवेंद्र जी के हाथ में चली जाएं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा
कि माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इस समय ये सीधी तस्वीरें जरा एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं। दरअसल 7:30 बजे, अब से तकरीबन 15 मिनट के बाद वो शपथ लेते नजर आएंगे। वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तमाम हलचलें इस समय वहां पर देखने को मिल रही है। राजभवन में एकनाथ शिंदे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूलों का गुलदस्ता वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये गुलदस्ता फूलों का उन्हें भेंट में दिया गया और एक एक करके मुलाकात के जरिए और उन्हें बधाई भी दी जा रही है। हाथ मिलाकर उन्हें शुभकामनाएं भी आगे के लिए प्रदान की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बयां करती है। वाकई में ये जो पूरी जद्दोजहद इतने दिनों से लगातार चल रही थी, आखिरकार, और ये देखिए तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये भी राजभवन पहुंच चुके हैं। अन्य तमाम लोग भी उनके साथ उपस्थित है और दोनों एक ही जगह पर मौजूद। फिलहाल अब आगे मुख्यमंत्री के पद के लिए एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं? गृह मंत्री अमित शाह के उस ट्वीट के बाद क्या ये समझा जाए कौशिक साहब? नहीं, इसलिए बिल्कुल पहुंच गए वहां पर समय से? ट्वीट करने से, चाहे जेपी नड्डा साहब ने किया हो, चाहे अमित शाह जी ने किया हो, हाँ, ये ट्वीट का सीधा सीधा संदेश है, एक निर्देश है। हाँ। और ट्वीट करके ये संदेश दे दिया कि इसको मानना पड़ेगा देवेंद्र। अब इनकार नहीं कर सकते, चाहे अब आप- मन करे चाहे ना करे। बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते, अब ये मानना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि जब वार्ता फोन पर होती है तो कुछ बातें ऐसी हो पाती हैं जो ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की और अब में अंतर आ गया। हाँ। और जो वायदा जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस समय किया होगा, अब परिस्थितियां क्या बदली होंगी अमित शाह जी की तरफ से या जो राष्ट्रीय टीम ने ली होगी, ठीक है। वो बाद में होगा। लेकिन केवल और केवल ये संदेश ट्वीट करके दे दिया कि जाइए आपका भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे केवल शपथ लेंगे और बाद में सारी चीजें देखी जाएंगी, तो बिल्कुल सीधा मैं फिर कहूंगा कि ऐसा न हो कि जिस तरीके से एनसीपी में हुआ कि शरद पवार जी के भतीजे ने उस विधायक तोड़ करके देवेंद्र जी को समर्थन दिया था। हाँ। आज शिवसेना का ऐसा हो गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस बात को लेकर के सशंकित है। हाँ, और सतर्क होगी, इसलिए हाँ। किसी जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष होगा उसकी भी एक अहम भूमिका और जिम्मेदारी होगी। ठीक तो है। देवेंद्र जी को वो बांटना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप संगठन में न रह करके सरकार में रहिए, सरकार का अनुभव आपको है। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से रातों रात पुलिस कमिश्नर की नई तैनाती हुई, हाँ। ये इस बात का भी संकेत था कि जो पहुंच देवेंद्र जी की है वहां के प्रशासन में, क्योंकि देवेंद्र ठाकरे साहब के फडणवीस खेलने इस्तीफा में देने खिलाड़ी के है, बाद वहां के तत्काल एक पहुंचे बड़ी में खिलाड़ी नियुक्ति। है वहां के। जाहिर सी बात है अगर कुछ गलती, कुछ कमी पेशी भी रहती है तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। धनंजय गिरी जी, जल्दी से मैं एक आपका छोटा सा ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सर। आज खुश तो बहुत होंगे आप, एक और आज है आपकी सरकार समर्थन के साथ, बेशक गठबंधन के साथ। सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, जनाकांक्षाओं की पूर्ति करना ही राजधर्म भी है और राष्ट्र धर्म भी है। और भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, भाजपा की भट्टी में तपा कोई भी कार्यकर्ता पदोन्मुख नहीं हो सकता, पदाकांक्षी नहीं हो सकता, पदोन्मुख नहीं हो सकता। हमारे लिए पद ही है, दायित्व है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी बाहर आए और उन्होंने बड़े मन से कहा कि चूंकि हम लोग समर्थन करते हैं, हालांकि सबसे बड़े दल हम हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समर्थन किया और उनकी पार्टी खड़ी हो गई और जो पार्टी का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। संकट महाराष्ट्र पर हो या राष्ट्र पर हो, भारत का आगे बढ़ करके को सजग रखा है। लेकिन चुनौती कितनी भी बड़ी हो, घटाए हम नीचे आ रहे, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें चलना है, हमें राष्ट्र को, महाराष्ट्र को, इस देश को, इस धारा को अपने आगे बढ़ाना है, सरकारों को आगे बढ़ाना है, जनाकांक्षाओं की पूर्ति करनी है। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है प्रकृति के अनुरूप ही घट रहा है। जिस तरह जलधारा अपना तल स्वयं ढूंढ लेती है, वैसे विचारधारा भी अपने मूल प्रकृति के विपरीत बहुत देर तक नहीं जा सकती है। शिवसेना को उद्धव जी अपने मूल प्रकृति के विपरीत ले जाने का बलात् प्रयास कर रहे थे। ये विद्रोह उस बलात् किए गए कार्य के प्रति एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया ही है। भाजपा और शिवसेना एक दूसरे के सहयोग, सैद्धांतिक सहयोगी दल रहे हैं। हम दोनों लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र परम रहा है। हम छद्म धर्मनिरपेक्षता को पहचानते हैं और उस राष्ट्र को बचाने के लिए हम बड़ी बातें जुड़े हैं। लेकिन बीच में तो दोनों का हिंदुत्व अलग अलग हो गया था सर। हिंदुत्व के मतलब अलग अलग निकाले जाने लगे थे। जो बाल साहब ठाकरे की जो फड़फड़ाते हुए हिंदू धर्म ध्वजा थी, जो जिसके रक्षक थे, जो संदेश थे, उसको जब डाइल्यूट किया गया, उसको जब खत्म किया गया,
उद्धव जी ने उस वैचारिक से हटा पार्टी को भटकाया, ठीक है। और जब वो छद धर्मनिरपेक्षता की कोर्ट में चले गए तो शिव सैनिक नाराज हो गए। जो मूल था उनका, जो बेसिक था शिव सैनिकों का, प्रखर हिंदूवाद था, उत्कट हिंदूवाद था, उसको जब उन्होंने छोड़ा, आज महाराष्ट्र में शिवसेना, लेकिन देखिए आज उसी हिंदुत्व की वजह से इन्हें साथ आना पड़ा और ये एक नया चैप्टर महाराष्ट्र की सियासत में, क्यों कौशिक साहब? और फिलहाल ये तस्वीरें भी जरा एक बार दिखा देते हैं। देखिए तैयारियां ऑलमोस्ट वहां पर पूरी हो गई है, वहां पर तमाम गणमान्यों का बैठना भी शुरू हो गया है। 2 कुर्सियां फूलों के इर्द गिर्द देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रही है, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की आज अब से बस थोड़ी ही देर में शाम 7:30 बजे शपथ ली जाएगी। कौशिक साहब, बिल्कुल एक नया अध्याय महाराष्ट्र में लिखने को जा रहा है और जिस तरीके से जनता ने समर्थन सरकार बनाने के लिए दिया था, मुझे लगता है कि वो समर्थन की आकांक्षाएं जनता की अब पूरी हो रही हैं। लेकिन जहाँ धनंजय गिरी साहब कह रहे थे कि हिंदुत्व की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं हिंदुत्व के जिनको राजनीति के तहत बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, पीछे की खिड़की से उठा के फेंक दिया उनको। विनय कटियार जैसे लोग, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग, संजय जैसी लोग, उमा भारती जैसे लोग, जिनकी एक अहम भूमिका होती थी, आज वो कहाँ पर हैं? तो ठीक है कि राजनीति के अध्याय बदलते रहते हैं और देश में या प्रदेश में कब किसकी जरूरत होती है उसका उपभोग या उपयोग राजनीतिक दल के जो लीडर होते हैं वो करते रहते हैं। और जिस तरीके से पटकथा लिखी जा रही थी महाराष्ट्र की, देवेंद्र जी उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। रातों रात मिलना, सारी व्यवस्थाएं करना, किस तरीके से वार्तालाप पीछे के पर्दे से हो रहा था, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में उनकी कमान कोई भी संभाले हुए था। लेकिन जो बदलाव हुआ, अब भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि देवेंद्र जी खुश नहीं हैं। जो वायदा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्होंने किया और जो कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहज उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हम सरकार से बाहर रहेंगे, सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, अचानक बदलाव करना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कौन सी राजनीति है बीजेपी की, इसमें हम कह नहीं सकते। लेकिन दूसरी रणनीति शिल्पा जी हम कह सकते हैं कि अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति खत्म नहीं हुई है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। और शिवसेना पर जैसे आपको रोकना चाहूंगी, इस समय हमारे साथ प्रवीण जेठेवाड़ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है शिवसेना के। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क सर, क्या कहेंगे? पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन जो है वो सामने आ ही चुका है। पिछले 10 दिन से जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही थी देश में, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम तो कहीं नहीं है, जो कर रहे हैं वो शिवसेना के लोग कर रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो तो पूरा सामने। रही बात उद्धव जी ठाकरे साहब की, तो उद्धव जी ठाकरे साहब ने खुले तौर पर अपना राजीनामा दिया था और 7 दिन पहले उन्होंने कहा था अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो तुम बगावत कर रहे हो, तो मुख्यमंत्री बन के लिए कर रहे हो तो मेरी नाराजगी नहीं है, तुम कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत तरीके से चुना है। 2.5 साल पहले चिल्लाकर सब शिवसेना नेता कह रहे थे कि हमें 2.5 साल की सत्ता दे और मुख्यमंत्री पद जो है शिवसेना को 2.5 साल दे, भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल दे। तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब इनको हिंदुत्व की याद नहीं आई। और आज ये लोग जो है एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद इन्होंने दिया और शिवसेना के साथ बगावत की, ऐसा उनका कहना था, तो ये मुंह के बल पर गिर गए। प्रवीण जी, एक सवाल है मेरा कि 2.5 साल में आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कितनी बार हुई? विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे ने कितनी बार मीटिंग की? 2 साल से जो आरोप लगाए जा रहे थे, एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं की, तो ये सब सारी बातें हो रही थी। अब इसमें भी बीजेपी की जगह आप होते तो अब भी राजनीतिक फायदा उठाते। आपने देश के 7 लाख लोग कोरोना में मर चुके हैं। मुंबई एक्सट्रीम पावर पर थी, मुंबई में 2 साल कोरोना दहक रही है और आज भी मुंबई में 200 कोरोना जो है वहां भी जीते। तो कैबिनेट की आप अपनी कैबिनेट की, अरे सुन लीजिए, अरे सर आप कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ब्यूरोक्रेसी की समीक्षा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और आप अपने विधायकों की नहीं सुनेंगे, वहां कोरोना आ गया। आप अपने मंत्रियों की नहीं सुनेंगे, वहां कोरोना आ गया। के साथ उद्धव जी ठाकरे साहब थे,
12,000 करोड़ रुपए का निधि एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। आज एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो है महाराष्ट्र की जनता को नाराज करके ये मुख्यमंत्री, ये भाजपा का एक दाव है। भाजपा खत्म हो रही थी। प्रवीण जी ईमानदारी के साथ इस बात का जवाब दें, इतनी तो संतुष्टि होगी ना कि एक शिव सैनिक वहां पद पर बैठा है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। इत्मीनान है इस बात का? एकनाथ शिंदे साहब को अगर मुख्यमंत्री पद चाहिए था तो खुद उन्होंने अगर उद्धव जी ठाकरे साहब को ये बोलते थे तो उनको मुख्यमंत्री पद भी मिलता था। अरे जब वो बोलते थे तब आप 2 साल से आप मिल नहीं रहे एकनाथ शिंदे से और आप बोलते हमसे बोलने के लिए सर, बात करने के लिए, सुनने के लिए सर मिलना भी तो पड़ता है ना। यही तो सबसे बड़ी शिकायत थी एकनाथ शिंदे की कि वो मिलने के लिए समय ही नहीं देते थे, बात ही नहीं करते थे। तो भला कैसे वो पहुंचाते? भाई टेलीपैथी तो है नहीं आज की तारीख में कि टेलीपैथी से उनको खुद ब खुद पता लग जाता कि एकनाथ शिंदे चाह क्या रहे हैं। और ये भी फिर उनकी गलती है कि एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उन्हें रातों रात खबर तक नहीं हुई। चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की सियासत पर, जिसमें हर पल एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा था। जहां तक 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तक ये माना जा रहा था कि भाई कमान महाराष्ट्र की मिलने वाली है देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन अचानक से देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकनाथ शिंदे के साथ ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे होने वाले महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पद के लिए ललायत नहीं हूं, मैं बाहर से देखूंगा, सरकार का हिस्सा भी नहीं बनूंगा। लेकिन अब शपथ ग्रहण से 10-15 मिनट पहले अमित शाह की तरफ से, बीजेपी के जेपी नड्डा की तरफ से इस तरह से बयान दे देना, और अमित शाह ने तो मान लीजिए डिक्लेयर ही कर दिया कि आप मुख्यमंत्री और आपको ये पद लेना ही होगा। तमाम जो प्रयास लगाए जाते हैं उन पर विराम लगाने की कोशिश के साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है, किस तरफ आगे सियासत बढ़ती हुई शिंदे को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है और बीजेपी को क्या फायदा होगा, आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, मकसद भी बता दीजिए और फायदा भी बता दीजिए सर। और जो आरोप प्रवीण जी ने लगाया है कि आप लोगों की साजिश थी, पहले दिन से ही कह रहे थे और आज उस पर मोहर लग गई। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। 55 में से 42 जिसके भाग गए उसको पता ही नहीं है। तो जिम्मेवारी आपकी है कि हमारी है। आपके घर से लोग भाग रहे हैं, आपका घर टूट रहा है, आपके विचारों से लोग दुखी हैं, आपके यहाँ पीड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप मूल विचार से हट चुके हैं। उसी सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के टपे टपाए कार्यकर्ता है, जिन्होंने जो मंत्र उन्होंने दिया उसको लेकर के जी रहे हैं, वही उनके जीवन का मूल मंत्र है। और आप उस मंत्र से भटक गए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पीछे पीछे वही लोग खड़ा हो जाए, आपके निज स्वार्थों के लिए लोग खड़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लिए राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है कि इसमें फायदा और नुकसान देखें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए संकट आया महाराष्ट्र, मैंने पहले भी आपसे कहा था, भाजपा का कार्यकर्ता सर्वप्रथम खड़ा होता है, अहरनिश सेवा में राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करता है। और हमारे देश में कोई ये भी नहीं, फडणवीस ने सीधे कहा दिया कि भाई हम बाहर समर्थन कर देंगे। सरकार चलनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, जनाकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए, जनाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। जो महाराष्ट्र का जनमानस चाहता है, जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है, वोट किसको दिया था उन्होंने? भाजपा और शिवसेना नित्य अलायंस को दिया था। नरेंद्र मोदी जी के विराट नेतृत्व को उन्होंने समर्थन दिया था। महाराष्ट्र की जनाकांक्षा तो यही थी, महाराष्ट्र की जनता ने तो इसी को वोट दिया था। तभी तो हमारी संख्या इतनी बड़ी थी। हमारे पास इतना बड़ा संख्या बल होते हुए भी हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम तो बैठे रहे, हम तो देखते रहे। लेकिन जब संकट आ जाएगा तो हमारा भी राष्ट्र धर्म है, हमारा भी राजनीतिक धर्म है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक पार्टी। और मौका जब खुद से सामने से चलकर आएगा तो फिर भैया राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। प्रवीण जी, फिर मिर्ची क्यों लग जाती है? मौका ही मत देते ना। चाहता हूं कि यही बात 28 साल पहले उद्धव जी ठाकरे साहब ने कही थी पूरे देश के सामने कि मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का और उप मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। तब इनको हिंदुत्व की याद नहीं आई और आज शिवसेना के लोगों को तोड़ फोड़ के सियासी राजनीति खेल के पूरे देश को जो है वो इस राजनीति के संकट में लाके इन्होंने क्या हासिल किया? तो यही चीज तो 2.5 साल पहले बोले जा रहा था, तो तब सुनाई नहीं दी आपको। और रही बात कट्टर हिंदुत्व की, नुपुर शर्मा का जब हिंदुत्व जाग उठा तो उनको भारतीय जनता पार्टी से आपने निकाल दिया। तब आपका हिंदुत्व कहाँ था? जब आप मुस्लिमों के सबसे बड़े मौलवी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हो, तब आपका हिंदुत्व कहाँ जाग हुआ?
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी थी, उद्धव जी ठाकरे साहब को नीचा दिखाना था, शिवसेना पार्टी को खत्म करना चाहती थी, राज्य लेवल के पार्टियों को खत्म करने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। और आज ये लोगों को, एकनाथ शिंदे जी आज बन रहे सीएम। तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे थे राजभवन से, जहां पर मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, तो वही उप मुख्यमंत्री बना दिए गए देवेंद्र फडणवीस। कौशिक साहब, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस भाजपा ने शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने की बजाय गठबंधन को तोड़ लिया था, आज उसी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को इस पद पर बिठा दिया और डिप्टी सीएम अपने देवेंद्र फडणवीस को, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार उप मुख्यमंत्री। यही राजनीति है, किसी को समझना पड़ेगा। और शपथ लेते समय देवेंद्र जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो सहमति से उप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले रहे हैं। और मैं कहूँगा ये हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि जहाँ इस तरीके के निर्णय थोपे जाते हैं। जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसको उप मुख्यमंत्री जैसे पद की शपथ लेनी पड़े, तो ये कहूँगा मैं राजनीतिक समझौता है। और राजनीतिक समझौता और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश, उसका पालन देवेंद्र जी को करना था और उसी के हिसाब से आज शपथ ली है। मैं नहीं लगता कि चेहरे पर उनके पे बहुत खुशी हो, ऐसा कुछ जज्बा दिख रहा हो कि जैसे मुख्यमंत्री के जब पद की शपथ ली थी तब का चेहरा और आज उप मुख्यमंत्री के चेहरा देखेंगे आप, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। डॉक्टर इंदुकांत, आप किस तरह से देख रहे हैं? वाकई में इस तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या समझ में आ रही है सर? ये गठबंधन की मजबूरी जो कहीं ना कहीं चेहरे पर भी झलक उठी? होनी चाहिए, यही स्कूल का प्रयास रहेगा कि शिक्षा भी चलती रहे, बच्चे भी सुरक्षित रहे। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, अभिभावक कहीं। डॉक्टर इंदुकांत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा डॉक्टर इंदुकांत से कट गया है। मैं इसी सवाल के साथ धनंजय गिरी जी आपके पास आऊंगी। गठबंधन धर्म की मजबूरी सर, जो देवेंद्र फडणवीस चाहे अनचाहे झलक ही गई। पहले भी कहा, पहले तो मैं हमारा बधाई देता हूँ सरकार के लिए, और उस सरकार के लिए जिसके लिए उन्होंने वोट किया था वैसी सरकार उन्हें मिली है। और पैनल पर बैठे हुए तमाम लोगों को और अपने शिव सैनिक को भी बधाई देता हूँ कि एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बना है। इस बात को निस्संदेह उन्हें प्रसन्नता होगी। और रही बात, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है। मैंने पहले भी कहा, केंद्रीय नेतृत्व जिस दायित्व के लिए आपको कह देता है कि आपको इस दायित्व को निर्वहन करना है, तो हमारे यहाँ उस पद के दायित्व को निर्वहन करने लेकिन पद अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि पद नहीं दायित्व होता है। अगर दायित्व पद से बड़ा होता तो सर क्या जो पिछली बार हुआ था शिवसेना और आप लोगों के बीच, क्या वो होता? क्या गठबंधन टूटने की नौबत आती? अगर पद महत्वपूर्ण नहीं होता तो नहीं दे दिया था फिर पिछली बार पद जो इस बार दे दिया गया? देखिए, ऐसा है, पद देना और बार्गेनिंग करना और किसी के आगे झुकना, एक अलग गलत डिमांड के सामने स्वयं का समर्पण करना, दोनों दो बातें। एक गलत बात कही जा रही थी कि नहीं ऐसी बात की गई, जो कोई बात थी ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जरूर उसकी पूर्ति करता, लेकिन जब ऐसी कोई बात थी ही नहीं और हम सत्ता को उस तरह से नहीं देखते, हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, तो 2.5 साल तुम सत्ता ले लो, 2.5 साल सत्ता, इस तरह की विचारधारा हमारे यहाँ ही नहीं। हम तो क्लियर कट बात है, हम बड़ी पार्टी के तौर पे आए। अच्छा, तो ये माना जाए कि 5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को आप लोगों ने अपनी सहमति के साथ वहां पर बिठा दिया है। 2.5 साल का फॉर्मूला आप लोग मानते ही नहीं, जिस वजह से पहले मामला अटक गया था, गठबंधन टूट गया था शिवसेना के साथ। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। के जनतंत्र टीवी को कहना चाहता हूं कि 2.5 साल पहले के वीडियो, तो 2019 में जो चुनाव हुआ था, तब गठबंधन जो है 50-50 फार्मूला जो है खुद देवेंद्र फडणवीस साहब के मुंह से अमित शाह जी और उद्धव जी ठाकरे साहब का जो हुई थी पर, वो आप सर्च करके रिसर्च करके जनता के सामने रखे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा। लेकिन शिवसेना को तोड़ के शिवसेना प्रसिद्ध जी ठाकरे को जो है वो इस्तीफा देने के लिए षड्यंत्र रच के अगर भारतीय जनता पार्टी इस तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है तो महाराष्ट्र के करोड़ों शिवसैनिक इस पर नाराज है, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता नाराज है। और ये भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर किस तरीके से आई,
1 घंटे पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं कहीं नहीं रहूंगा, लेकिन जब इनको बोला गया कि आप उप मुख्यमंत्री पद बनोगे तो इनकी कथनी और करनी देखिए, ये सब जो है एकनाथ शिंदे साहब को काम नहीं करने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। सूरत में भी भारतीय जनता पार्टी ने लेके गए, गुवाहाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने लेके गए, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने लेके आए। 2.5 साल से 12 विधायकों का विधान परिषद का जो उम्मीदवारी थी वो डिक्लेयर राज्यपाल महोदय रहे थे। अभी 24 घंटे में इन्होंने शपथ रख इन्होंने काम किया है। तो सब षड्यंत्र लोकशाही खत्म करने का काम भारतीय जनता अच्छा, आप पार्टी ये ने कह रहे हैं कि किया एकनाथ है। शिंदे को वहां मुख्यमंत्री पद पर बैठा तो दिया गया, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? काम नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली काम करेंगे। तो फिर क्यों लगाई अभी जोशी साहब? यही जो ठाकरे देखो, साहब इस बात से- करते थे। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे साहब को सर पर लेके नाचता था। महाराष्ट्र के करोड़ों जनता को नाराज करके मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, तो ठीक है दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उद्धव जी ठाकरे साहब को क्या वाकई में वहां की मानती है, जनता के एकनाथ साथ ये शिंदे धोखा साहब को हुआ नहीं मानती। कौशिक साहब, नहीं। जैसा कि प्रवीण जेठेवाड़ जी दावा कर रहे हैं? धोखा हुआ है, क्योंकि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए। डेफिनेटली। यदि आप जनता से लोकतंत्र की अपेक्षा कर रहे हैं हाँ। तो पार्टी में भी लोकतंत्र की अपेक्षा करनी चाहिए। या 40 विधायक आपके सही बात। समर्थन नहीं दे रहे हैं, सहमत नहीं है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तो के भी मान सम्मान की बात रखनी चाहिए शिवसेना अध्यक्ष को। लेकिन जहां जिस तरीके के आरोप लगाए गए, कल से कोई मुलाकात नहीं, विधायकों की मीटिंग नहीं, पार्टी संगठन के साथ कोई मीटिंग नहीं, राष्ट्रीय कार्य समिति की कोई मीटिंग नहीं, तो ये सवाल रहे होते हैं। और मैं कहूंगा कि शिवसेना ने जानबूझ करके ये गेंद बीजेपी की झोली में डाली है, वो बीजेपी के पाले में गई है। और जो धनंजय गिरी साहब कह रहे थे कि साहब दायित्व की बात होती है, आप देवेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बीजेपी के सारे सोशल मीडिया नेताओं के सोशल मीडिया खंगाल लीजिए। क्या कहा? हिंदुत्व को बचाने के लिए देवेंद्र जी ने सत्ता को लात मारी। और शिंदे को मतलब समर्थन दे दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे कही गई। और आधा घंटे बाद क्या हुआ कि वही देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री की वही शपथ पद ले रहे लेना हैं। पड़ा फिर, हाँ। तो ये कौन से दायित्व की बात हुई? हाँ। और जब कार्यकर्ता इतने उत्साह थे, इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में क्यों नहीं लिया? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा, जिस उत्साह के साथ सोशल मीडिया पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र जी को हीरो बनाने का जो प्रयास किया, हाँ। वो आधा घंटे में फुस हो गया। अचानक से तस्वीर पलट अब गई। बीजेपी के नेता चाहे बड़ी बड़ी बातें कहें। हाँ। दूसरा एक और मैं कहूंगा कि ये इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं कि रबर स्टाम्प होंगे एकनाथ शिंदे, इस बात को मैं कतई नहीं मानता। अब शिवसेना के जितने विधायक हैं उसमें कितने सरकार की तरफ जाएंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो आज हुआ मुख्यमंत्री का हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा लेट होगा। और मुझे लगता है कि एक ऑपरेशन महाराष्ट्र में फिर चलेगा कि शिवसेना में बचे हुए विधायक भी आए और कार्यकारिणी में जो सम्मिलित लोग हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनको भी तमाम आयोग, राज्य मंत्री का दर्जा, तमाम ऐसी एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि विधायक हुए भी उनमें समायोजित करके शिवसेना को खत्म करने का प्रयास सरकार करेगी। समझ रहे हैं आप प्रवीण जी मामले की गंभीरता? ये जो सरकार है ये शिवसेना सरकार नहीं है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है। शिवसेना की सरकार बगैर ठाकरे साहब के परवानगी से बनी नहीं। अच्छा प्रवीण जी, आप ये बताइए कि एकनाथ शिंदे का आप एक शिव सैनिक का मुख्यमंत्री बनने का आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? एकनाथ और देवेंद्र, ईडी सरकार है, ये ईडी सरकार है। ये पिछले 2.5 साल से जो ईडी चल रहा था ना, ये एकनाथ और देवेंद्र ईडी सरकार की स्थापना हुई है और लोकशाही की यहाँ पर हत्या हुई है। और ये साहब जो कह रहे हैं कि जो बागी विधायक को शिवसेना पक्ष प्रमुख जो है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं मिले, जितने भी बागी विधायक है उनके आज ही ट्विटर अकाउंट खंगोलो आप, और पिछले 2.5 साल में आपको पता चलेगा कि कितने बार उप मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब इनको मिले हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, संजय जी सिरसाट साहब, ये अकेले एक बागी नेता को उन्होंने सामने रखा और उनका एक लेटर, उद्धव जी ठाकरे साहब आप हमें मिलते नहीं थे, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने रखा था और पूरी देश की मीडिया वो लेटर जो है वो सामने ला रही थी।
तो मैंने जब संजय जी सिरसाट साहब का, जो औरंगाबाद संभाजीनगर पश्चिम के शिवसेना के विधायक है, जब मैंने उनका ट्विटर अकाउंट देखा तो ट्विटर अकाउंट में 10 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास स्थान वर्षा पर उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ वो खाना खा रहे थे। उसके 15 दिन पहले 60 करोड़ सर आप गाते रहिए, आप कुछ नहीं होने वाला सर। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब किसने सच कहा, किसने झूठ कहा? जो आप बता रहे हैं वो 16 विधायकों में से ये होंगे। और सर अब क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है, डॉक्टर इंदुकान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जल्दी से मैं उनको भी थोड़ा और समय दूंगी। सर बीच में उनका कनेक्शन कट गया था, लेकिन डॉक्टर इंदुकान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर इंदुकान, आपका विश्लेषण सर, क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक रहा? खुद को नीचा करके शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को वो सम्मान प्रदान करके, वो पद प्रदान करके, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? देखिए ये है, और अनुशासन देखिए हाँ। कि ठीक है, हो सकता है कि सारे इस बातचीत में, प्रक्रिया में कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने तय किया, घोषणा भी कर दी कि हम सरकार में नहीं होंगे, लेकिन जब उनको केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आप मुख्यमंत्री थे लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पे आप शपथ लें, और आप ये देखें कि अमित शाह जी का जो ट्वीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रात 7 बजे का ट्वीट है कि देवेंद्र जी से बात हो गई है पार्टी अध्यक्ष की, और वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और उसके 22 मिनट बाद वो राजभवन में होते हैं और 34 मिनट बाद वो शपथ ग्रहण करते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये पार्टी का अनुशासन दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड, जितनी भी बातें कर लें अपने प्रवीण जी शिवसेना की तरफ से, उन्हें 50 अपने विधायक कब उनके पास से छिटक गए, सारी बातें हो गई। अगर उनके हिसाब से षड्यंत्र था या भाजपा के हिसाब से प्लानिंग थी, एकनाथ शिंदे के हिसाब से योजना थी, तो वो योजना बनती रही, और सरकार कितनी सोई हुई थी गहरी नींद में। बड़ी योजनाओं को छोड़ दीजिए, अपने पड़ोस में अपने दाएं बाएं हाथ का सरकार को महाराष्ट्र की सरकार वैसे ही सोती रही जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार सोती रही, कि 100 विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ के सरकार को कानो कान खबर नहीं, और उन 100 विधायकों के गुट को या अमित शाह जैसे चाणक्य मिल जाते दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया होता। ठीक है प्रवीण जी, यानी कि आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। सच कड़वा है, लेकिन सर देखिए अब मजबूरी है, कड़वी घूंट भरनी पड़ेगी। फाइनल कमेंट। बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव जो है किसने जीता था? कांग्रेस ने जीता था। मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? कांग्रेस ने ली थी। अच्छा सर, फाइनल कमेंट में कम से कम शुभकामनाएं तो दे दीजिए। भारतीय जनता कम से पार्टी कम ने सर महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर सके नई सरकार, शुभकामनाएं तो दे दीजिए सर, बड़ा दिल तो दिखाइए थोड़ा सा। जब आप सत्ता में थे इनके साथ, और जब गोवा और मणिपुर में हो रहा था तब तो बहुत स्वागत कर रहे थे आप प्रवीण जी, और आज आप सत्ता से बाहर हो गए तो सारे एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और सबके दे रहे हैं आप। उनके लिए अंगूर खट्टे हैं भाई। चलिए ठीक है, धनंजय जी फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी, एक लाइन में। धनंजय जी एक लाइन में फाइनल कमेंट आपका। महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, उन्हें नई सरकार मिली है, जनाकांक्षाओं की सरकार मिली है। जिस सरकार के लिए, जिस समन्वय के लिए महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया था, वैसे ही समन्वय की सरकार महाराष्ट्र में आई है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, और महाराष्ट्र की जनता अब नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा महाराष्ट्र। सर लेकिन ध्यान रखिएगा, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। ठीक है कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका। मुझे लगता है कि जिस आकांक्षा के साथ सरकार बनी है वो अगले 2.5 साल बाद जब चुनाव में जाते हैं तो मुझे लगता है इनको लेकिन व्यवस्थाएं वहां न हो, जहाँ एक लोकतंत्र। तो बस यही कहूंगा नई सरकार के लिए शुभकामनाओं के साथ कि ऐसा कोई लोकतंत्र का चीरहरण न हो, ठीक है, जिससे कि सवाल खड़े हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत की स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी गजब ही लिखी, लेकिन ध्यान इस बात का रखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता का नुकसान ना हो, महाराष्ट्र का से काम हो। जो दावा किया जा रहा है उन दावों को हकीकत में बदला जाए, इस ख्याल रखना होगा, तभी ये नई सरकार सार्थक तरीके से काम करेगी। अगर तो जनता का भरपूर प्यार मिलेगा, वरना महाराष्ट्र की सियासत में कब किस समय क्या मोड़ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो यहाँ का इतिहास ट्रैक इसी तरफ इशारा करता हुआ, अब आगे होगा क्या क्या नहीं आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।